करने वाले हैं साझेदारी की विशेषताओं की। इसके पहले के वीडियो में हमने साझेदारी का अर्थ आपको समझाया था। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत धारा 4 में जो परिभाषा दी गई है उसके संबंध में हमने आपसे बात किए थे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साझेदारी की विशेषताएं। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारा वीडियो ज़रूर देखें। लीजिए, आज हम बता रहे हैं साझेदारी की विशेषताएं। बोर्ड पे जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है, उसी के अनुसार हम टॉपिक टू टॉपिक आपको समझाते रहेंगे। और आज का टॉपिक है साझेदारी की विशेषताएं। अब विशेषताएं जो है वह आशय से ही निकल के बिल्कुल आती है। हमने बताया था कि साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाते हैं, उसका संचालन व प्रबंधन करते हैं, उसके लाभों को आपस में बांटने का फैसला करते हैं, तो ऐसे व्यवसाय के लाभों को हम साझेदारी, ऐसे व्यवसाय की पूरी प्रक्रिया को हम साझेदारी कहते हैं। हमने कहा था कि साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। अर्थात पहला हम यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं, समझौते का होना। अब यहाँ पे समझौते का होने का अर्थ सीधा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में स्पष्ट लिखा है कि साझेदारी बिना समझौते के अनुबंध के नहीं हो सकती, इसलिए समझौते का होना यहाँ पे ज़रूरी है। इसलिए हमने आशय में सबसे पहला पॉइंट ही कहा था कि साझेदारी का जन्म समझौते के होता है, बिना समझौते के साझेदारी नहीं हो सकती। दूसरा हमने कहा था कि कम से कम 2 सदस्य, अर्थात हम यहाँ पे सदस्य संख्या की बात कर लेते हैं। और सदस्य संख्या में आपको स्पष्ट है कि कम से कम दो सदस्य होंगे और अधिक से अधिक हमने बताया था 50, क्योंकि यहाँ पे साझेदारी अधिनियम में तो अधिकतम सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में अधिकतम सदस्य संख्या का उल्लेख किया गया है। हमने कहा था कि साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। पहला पॉइंट समझौते का होना, दूसरा सदस्य संख्या, तीसरा पूंजी लगाना। तीसरा जो है वो पूंजी लगाना हो जाएगा, क्योंकि पूंजी लगाना भी एक शर्त है साझेदारी में, पूंजी लगाना। अब यह ज़रूरी नहीं है कि साझेदारी सभी साझेदार पूंजी लगाए। जो साझेदार यदि पूंजी लगाना चाहते हैं वो पूंजी लगाए, या जिनके पास में ऐसे साझेदार जिनके पास में कुछ कौशल है, योग्यता है, अनुभव है, तो उन्हें भी साझेदार बना लिया जाता है, क्योंकि वो व्यवसाय में आके फ़ायदा ही देंगे। इसलिए ऐसे साझेदारों को भी साझेदारी में शामिल कर लिया जाता है। इसलिए पूंजी लगाना एक अनिवार्य शर्त नहीं मानी जाती। अगला पॉइंट यहाँ पे चौथा आएगा हमारा, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय का संचालन और प्रबंधन, संचालन व प्रबंधन। अब व्यापार का जो संचालन है, प्रबंधन है, वह संचालन व प्रबंधन व्यापार के जितने भी साझेदार हैं वो सभी मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। यदि उनकी सहमति सभी की नहीं होती और वो सभी कह देते हैं कोई एक व्यक्ति ही संचालन व प्रबंधन करेगा, तब वह करेगा, नहीं तो सभी को समान अधिकार है और सभी को मिलकर ही संचालन व प्रबंधन करना है। ये साझेदारी में कहा गया स्पष्ट तौर पर। और पांचवा और आखिरी पॉइंट ले लेते हैं हम। ये सब प्रोसेस जो हमारी हो रही है यह लाभ या हानि के संबंध में बात करेंगे हम, क्योंकि लाभों को बांटना बहुत ही आवश्यक है और लाभों को बांटे बिना व्यवसाय नहीं किया जा सकता। अर्थात व्यापार ही हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, और यदि लाभ कमाने के उद्देश्य से हमने व्यापार किया है तो लाभों को बांटना ही होगा। लेकिन हमेशा लाभ ही हो यह संभव नहीं है, हानि भी हो सकती है, तो हानि को भी उसी रूप में बांटा जाएगा। किंतु यहाँ पर एक नाबालिग साझेदार की कैटेगरी होती है। नाबालिग साझेदार यानी अवयस्क साझेदार, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, ऐसे व्यक्ति को भी साझेदार बना लिया जाता है। वह कब बनाया जाता है? जब
व्यापार में साझेदार पहले से कार्य कर रहा था और उस साझेदार की मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार के जो नाबालिग सदस्य हैं उन्हें भी साझेदार बनाया जा सकता है। ऐसी दशा में उस नाबालिग साझेदार को सिर्फ ये लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, हानि में हिस्सा उसे नहीं दिया जाएगा, अर्थात उसे हानि नहीं बांटी जाएगी। तो ये थे हमारे आज के पूरे विशेषताओं के पॉइंट। समझौते का होना, सदस्य संख्या, पूंजी लगाना, व्यापार का संचालन व प्रबंधन और लाभों को बांटना। और यहाँ से आपसे सवाल बन सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से टॉपिक है ये, इसलिए एक एक वीडियो को आप देखते रहें, कोई भी वीडियो को ना छोड़ें और अंत तक पूरा वीडियो देखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।